बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। पावर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जी। तो पावर आप पहले भी इसके बारे में सीख चुके होंगे यकीनन जूनियर क्लासेस के अंदर। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के पावर और एनर्जी में फ़र्क बताता हूँ, क्योंकि आमतौर पे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि पावर और एनर्जी में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो पता नहीं ये पावर अलग और एनर्जी हमें क्यों अलग पढ़ाया जाता है, दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया जाता। तो देखें, एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस डिफरेंस को बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें से एक जो है वो ज़रा वीक है, फिज़िकली हेल्दी नहीं है इतना। तो दूसरा जो है वो एक सेहतमंद बच्चा है कि उसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये उससे जो है वो ताकत में ज़्यादा है, पावर में ज़्यादा है। तो लेट्स से कि हम एज डिफरेंस डाल देते हैं। एक बच्चा है हमारे पास 20 साल का है और दूसरा जो है वो जस्ट 10 ईयर्स का है, 10 साल का है। तो एक 20 साल का है और एक 10 साल का है। दोनों को आप एक एक चेयर्स दे देते हैं, ले जी ये आप ये चेयर ले लें और ये ऊपर छत के ऊपर पहुंचा के आएँ। सबसे ऊपर वाली जो छत है वहाँ पे उसको लेके जाना है। तो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। तो असल बात आप देखेंगे कि दोनों ही वो जो हैं वो चेयर को छत के ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन जो 10 साल का बच्चा था वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा, वो बाद में पहुंचेगा। और जो पहले पहुंचा है वो 20 साल का बच्चा है। तो काम तो दोनों ने सेम किया है ना, एक ही जितना काम था। चेयर दोनों ने ही उठाई है, दोनों ही उठा के उसको निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे छत पे ले गए हैं। दोनों का बराबर काम है, तो एनर्जी तो दोनों की एक जितनी खर्च हुई है। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क है वो टाइम का है। तो जब एनर्जी के साथ टाइम शामिल हो जाता है तो फिर उसको हम पावर में शुमार करते हैं, फिर वो खाली एनर्जी नहीं रहती। तो इसलिए बोला जाता है कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम दैट इज़ कॉल्ड पावर। तो यही वजह है कि हमें पावर को नए सिरे से एनर्जी से हट के इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, एक टर्म जिसको हम पावर बोलते हैं, कि एक सेकंड के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर एनर्जी कितनी खर्च हुई है या कितना वर्क हुआ है। तो वो डेफिनेटली वो जो 10 ईयर का स्टूडेंट था या 10 ईयर का जो बच्चा था, तो उसने उसकी अंदर ज़्यादा पावर थी, उसने वही काम जो है वो कम वक्त में खर्च किया। तो पावर इसलिए एनर्जी ओवर टाइम का नाम है, या फिर डब्ल्यू ओवर टी का नाम है। टाइम जितना कम लगेगा, क्योंकि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो काम तो यहाँ पे दोनों का सेम था ना, दोनों ने एक ही काम किया है। चेयर को यहाँ से निचली मंजिल से उठाया और ऊपर वाली छत पे लेके गए। दोनों की एनर्जी सेम खर्च हुई है, तो फ़र्क कहाँ पे है? टाइम पे। तो इसका मतलब पावर जो है वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर भी और एनर्जी के ऊपर भी, वर्क के ऊपर भी। यही वजह है कि इसको हम अलग से डिफ़ाइन करते हैं, एनर्जी से हट के इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो जितनी कम टाइम लगेगा किसी भी मशीनरी को या किसी भी मतलब लेबर को या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जितना वो कम टाइम लेगी, इसका मतलब उसकी पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बहरहाल डिफरेंस था एनर्जी और पावर में। हम ये जस्ट इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये शॉर्ट के अंदर पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। हम पावर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, एवरेज पावर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और फिर पावर का जो रिलेशन है वो फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में ले रहे हैं, और फिर एंड पे हम यूनिट ऑफ पावर को एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। हाँ जी, तो बेटे मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है, द रेट एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन इज़ कॉल्ड पावर। और इसका फार्मूला लिखा है P इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। बाज़ दफ़ा इसको एनर्जी ओवर टी भी लिखा जाता है, एनर्जी ओवर टाइम भी पावर ही होती है, क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी है, तो इसलिए हम इसको एनर्जी ओवर टाइम का भी नाम दे देते हैं। अब हम एवरेज पावर की अगर बात करें तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करने से जो हमारे पास पावर आती है उसको हम एवरेज पावर का नाम देते हैं। हाँ जी, तो देखें फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है कि एवरेज पावर जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। द रेशो ऑफ द टोटल वर्क टू द टोटल टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज पावर। इसका फार्मूला भी सेम वही होगा, टोटल वर्क आप लिख सकते हैं टी डब्ल्यू के साथ, और टोटल टाइम को टी लिख दें टी। तो टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम दैट इज़ कॉल्ड एवरेज पावर। लेकिन रेशो ऑफ द वर्क टू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, इसके साथ हम ये कंडीशन लगाएंगे कि जो टाइम इंटरवल है उसकी वैल्यू हमने बहुत स्मॉल ली है, कि इट इज़ अप्रोचिंग टू डेल्टा टी, अप्रोच टू ज़ीरो। तो देन द वर्क ओवर टाइम विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब ये है इसका कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो हमने बहुत कम कर दिया है,
तो फिर जो दोनों चीज़ों की रेशो आएगी उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देंगे। तो हम अगर यहाँ से एक रिलेशन निकालें कि जो वर्क है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, मैं इसके यूनिट को एंड पे डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, रिलेशन ऑफ द पावर विद फोर्स एंड वेलोसिटी। तो बेटे इंस्टेंटेनियस पावर में और एवरेज पावर में यही फ़र्क है कि टाइम इंटरवल हम डिक्रीज़ कर देते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखें, हमारे पास एक डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, और ये स्टेयर्स जो हैं यहाँ तक जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से कि ये 6 स्टेप है और ये 7 स्टेप है, कि 6 स्टेप से 7 स्टेप तक जाने में कितनी पावर खर्च हुई, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो एनर्जी है, लेट्स से कि 10 जूल हर स्टेप पे एनर्जी खर्च हो रही है, यानी वर्क जो करना पड़ रहा है वो 10 जूल के बराबर है। और 6 से 7 स्टेप पे जो टाइम लग रहा है वो जस्ट 0.1 सेकंड है। तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 100 वाट के बराबर जो पावर आएगी उसको इंस्टेंटेनियस पावर बोला जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे कि टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, ठीक है जी, और टोटल टाइम से उसे डिवाइड करेंगे तो फिर यानी यहाँ से ये पोजीशन 1 है लेट्स से, और ये पोजीशन 2 है, तो कोई आदमी है वो पोजीशन 1 से 2 तक पहुँचा है, तो उसने पोजीशन 1 से 2 तक टोटल वर्क जो है वो कितना किया है, लेट्स से कि उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 90 जूल के बराबर आ जाती है, और टोटल उसे 1 मिनट लगता है पूरा यहाँ से ऊपर जाने में। लेकिन ये वाला स्टेप उसने फास्ट लिया हुआ था। अगर फ़र्ज़ किया मतलब हर स्टेप पे वो अपना अपना ड्यूरेशन काउंट करेंगे, तो 90 जूल को आप डिवाइड कर दें लेट्स से कि मिनट के साथ, या चलें 10 सेकंड ले लेता है, तो 10 से आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास 9 जूल आंसर आ जाएगा। तो यानी पोजीशन 1 से 2 तक जाने में उसे टोटल वर्क जो है वो 90 जूल हो रहा है, और टोटल जो टाइम ले रहा है वो 10 सेकंड ले रहा है, तो हमारे पास 9 वाट आंसर आ जाएगा। यानी आप देखें कि इंस्टेंटेनियस पावर का आंसर और एवरेज पावर का आंसर जो है वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर को अलग से और एवरेज पावर को अलग से डिफ़ाइन किया जाता है। तो हम अब देखना चाहते थे कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसका रिलेशन देखना चाहते हैं हम फोर्स और वेलोसिटी के साथ। तो डेफिनेशन मैंने इसकी लिख दी है, तो अब हम इसके रिलेशन को पहले देख लें। जी बेटे, तो मैं पहले ये बोल के बता देता हूँ कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक ऐसी एग्जांपल, आप किसी गाड़ी की एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैंने वाटर बोर्ड की एग्जांपल ली है कि वो एक रोड के ऊपर जा रही है और उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रही है। रोड बहुत स्मूथ है जिसके ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाने से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जहाँ पे फ्रिक्शन वेरी करती है तो फिर आपको पता है कि वहाँ पे फोर्स कम ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो हमारे पास फ़र्ज़ किया एक वाटर के अंदर बोट है, तो वो जो बोट है वो इस तरह से लेट्स से कि मूव कर रही है उस पानी के अंदर, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये देखें, ये उसके मूव करने की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और उसका इंजन जो है वो उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। उसका इंजन उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती है। पानी की फ्रिक्शन चूँकि चेंज नहीं होती, मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल ली है। तो आप किसी और बॉडी की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक ऐसा केस यहाँ पे लिया है जिसमें बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और वो उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो इसलिए बोट की जो एग्जांपल थी वो बेस्ट एग्जांपल थी, ठीक है, इसलिए मैंने बोट की एग्जांपल ली है। तो अगर आप इसकी इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखें, हमने अभी भी फार्मूला लिखा था कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, और ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो अगर आप लिमिट उसकी डेल्टा टी अप्रोच टू 0 कर देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला आ गया। अब आप ऐसा करें कि इसमें ये वर्क का फार्मूला पुट कर दें। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के, यानी एफ डॉट डेल्टा डी ले लेते हैं, ये फार्मूला बन गया। अब आप यूँ करें कि हम एफ़ को बाहर ले लें अगर, तो देखें ये हमारे पास पावर आ जाएगी
एफ डॉट लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये जो पूरी वैल्यू आई है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू होती है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, छोटे होते से कि मैट्रिक से, सॉरी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो आप इसलिए पावर को लिख सकते हैं कि पावर बराबर आ जाएगी एफ डॉट वी के, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब देखिए ना तो फोर्स में चेंज आ रहा है ना ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसकी एवरेज पावर भी यही होगी। यानी जनरली अगर आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं P इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये रिलेशन है पावर का, फोर्स का और वेलोसिटी का। ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसको डिराइव करवा दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी यूनिट ऑफ पावर की तरफ और यूनिट ऑफ एनर्जी की तरफ। यूनिट ऑफ एनर्जी वैसे हमें पहले ही पता है जॉल होते हैं, लेकिन हम एक नई यूनिट यहाँ पे बनाएंगे, तो वो पहले हम यूनिट ऑफ पावर डिफाइन कर लें फिर देखते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि इन दिस रिलेशन वी कुड सी दैट पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी। सो मैंने लिख दिया जी इन दिस रिलेशन द पावर इज़ डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये भी एक रिलेशन बनता है। तो आपको पता है कि एफ डॉट वी एफ इंटू वी कॉस थीटा के बराबर आता है, और फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा। तो अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। हाँ जी बेटे, तो देखें यूनिट ऑफ पावर को हम डिफ़ाइन कर रहे थे कि पावर के यूनिट असल में वाट होते हैं। पावर का फार्मूला है W ओवर टी, यानी एनर्जी ओवर टाइम। तो इस रिस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि एनर्जी या वर्क के जो यूनिट हैं वो होते हैं जॉल, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो 1 जॉल पर सेकंड इज़ इक्वल टू, यानी जॉल पर सेकंड इज़ इक्वल टू 1 वाट। तो ये पावर के यूनिट आ गए। पावर के यूनिट वाट हैं, और वाट किसके बराबर होगा, 1 जॉल पर सेकंड के बराबर होगा। ये हमें याद रखना है भाई कि वाट इज़ 1 वाट इज़ इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड, ये याद रखनी है हमें। तो अगर 1 जॉल वर्क 1 सेकंड में हो रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी की जो पावर है वो 1 वाट के बराबर होगी। लेकिन हम यहाँ पे यूनिट ऑफ पावर के साथ साथ यूनिट ऑफ एनर्जी भी डिफाइन करेंगे। हालांकि यूनिट ऑफ एनर्जी हमें पहले ही पता है वो जॉल के बराबर है, लेकिन हम एक डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं आमतौर पे बड़े पैमाने पे एनर्जी का, वो किलो वाट और है। तो हम यूनिट ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम किलो वाट और को डिफ़ाइन कर रहे हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ किलो वाट और, ये देखें बेटे। इसी रिलेशन को अगर हम देखते हैं कि W को हम यहाँ से रीराइट कर सकते हैं कि W विल बिकम टू P इंटू टी। यानी अगर आप यहाँ से W निकालते हैं तो T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। W इज़ कॉल्ड एनर्जी, वर्क एनर्जी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो बराबर आएगी पावर इंटू टाइम के। यानी जहाँ पे भी पावर जो है और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जहाँ पे भी पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो एनर्जी के बराबर आएगा। ये रिलेशन हमें यहाँ से हमने इसको देख लिया। अब पावर के यूनिट जो हैं, अगर मैं यूज़ करता हूँ वाट और टाइम के यूनिट को यूज़ करता हूँ सेकंड, तो वाट सेकंड किसके बराबर आ रहा है इस रिलेशन से देखें, क्योंकि हमारे पास जॉल पर सेकंड किसके बराबर था, ये देख ले, साइड पे मैं लिख देता हूँ जॉल पर सेकंड वाज इक्वल टू वाट। तो जॉल किसके बराबर आ गया यहाँ पे, वाट सेकंड के। वाट इंटू सेकंड विल बिकम जॉल। तो वाट सेकंड इज इक्वल टू जॉल। तो एनर्जी के यूनिट वाट सेकंड इज इक्वल टू जॉल के बराबर आ गए। डेफिनेटली एनर्जी जो है वो जॉल के अंदर पैमाइश होती है, लेकिन वाट सेकंड भी 1 जॉल के बराबर ही होता है। तो यूँ समझ ले कि हमने जॉल को रीडिफाइन कर दिया है कि जॉल जो है वो 1 वाट इंटू 1 सेकंड के बराबर है। मेरे ख्याल में समझ आ गया आपको।
तो ये भी आपने याद रखना है कि 1 जूल की वैल्यू जो है वो 1 वाट इंटू 1 सेकेंड के बराबर है। अब हम एनर्जी का बड़ा यूनिट यूज़ करने लगे हैं, वो कैसे देखें, इसको आपने याद रखना है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ लेट से, कि ये जो एनर्जी है वो वाट सेकंड और वो जूल के बराबर है, यानी वाट सेकंड की वैल्यू जूल के बराबर आ रही है। लेकिन अभी मैं एनर्जी को वाट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और किलो वाट लिख देता हूँ, यानी पावर के यूनिट वाट की बजाय मैं क्या ले रहा हूँ, किलो वाट। किलो वाट का मतलब है ज़्यादा पावर, यानी 1000 वाट। किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। और टाइम की वैल्यू भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, वो 1 आवर ले लेता हूँ। टाइम जो है वो 1 आवर। तो फिर ये जो यूनिट बनेगा इसको हम बोलते हैं किलो वाट आवर। तो मैं 1 किलो वाट आवर, अब देख सकते हैं कि एनर्जी किसके बराबर आ गई है, 1 किलो वाट आवर के। तो एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाता है कि किलो वाट आवर किसके यूनिट हैं, तो आप फट से इसका जवाब देंगे एनर्जी के यूनिट हैं। याद रखें, जहाँ पे भी ये इतने यूनिट पावर के हैं और इतने यूनिट टाइम के हैं, तो जहाँ पे भी पावर और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट हमेशा एनर्जी के आएंगे। अब मैंने इस किलो वाट आवर की न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है किसके बराबर है। तो देखें, किलो वाट को वाट में बदलें। किलो का मतलब होता है 1000, 1000 का मतलब होता है 10 पावर 3, तो मैंने 10 पावर 3 वाट लगा दिया। किलो की जगह पे 10 पावर 3 और वाट को उसी तरह से लिख दिया। अब आर को सेकंड में बदल दें, आर को सेकंड में। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं जी, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये देखें, मैंने आर के सेकंड्स बना दिए और किलो वाट को वाट में बदल दिया। अब 3600 सेकंड्स को आप यूँ लिख सकते हैं 10 पावर 3, इसको बाद में लिख लें 3600 को आप लिखते 3.6 इंटू 10 पावर 3, यानी जो 3600 था आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं। ये वाट और ये सेकंड इकट्ठा कर दें तो ये इकट्ठा होके वाट सेकंड बना देगा। तो ये इकट्ठा कर दिया मैंने वाट और सेकंड, तो वाट सेकंड इकट्ठा होके हमारे पास लिख दिया इसको वाट सेकंड। तो किलो वाट आवर को, किलो को 10 पावर 3 वाट लिख दिया, 1 आवर को 3600 सेकंड के बराबर लिख दिया, और ये जो था 10 पावर 3 उसी तरह से रहा। 3600 को मैंने 3.6 इंटू 10 पावर 3 लिख दिया, ये वाट और ये सेकंड इकट्ठा कर दिया। अब देखें, इक्वेशन 1 में मैंने वाट सेकंड को लिख के आया हूँ, वो वाट सेकंड किसके बराबर है, वो तो जूल के बराबर है भाई। तो इसलिए आप इक्वेशन 1 से वो वैल्यू यूज़ करें। तो 10 पावर 3 और ये एक 10 पावर 3 ये है और एक ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ बन जाएगा। ये 3 और ये 3 इकट्ठा होके 10⁻⁶ बन गया। और वाट सेकंड दोनों मिलके किसके आप बना दिया उन्होंने, जूल बना दिया। तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर आंसर आ गया। और 10⁻⁶ को आपको पता है मेगा पढ़ते हैं, तो ये मेगा जूल के बराबर है। ये कितनी एनर्जी थी, ये 1 किलो वाट आवर के बराबर एनर्जी है। ये कितनी एनर्जी की वैल्यू निकली है, ये 1 किलो वाट आवर के बराबर जो एनर्जी है ये उसकी एनर्जी निकली है। तो इसका मतलब 1 किलो वाट आवर एनर्जी, 1 किलो वाट आवर एनर्जी बराबर होती है किसके, 3.6 मेगा जूल के। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, घरों में हमारे जो बिजली का बिल आता है उसमें आप कहते हैं ना जी इतने यूनिट हमारे खर्च हुए हैं बिजली के, हमें इतने यूनिट आए हैं, इस दफ़ा इतने यूनिट बिल आया। तो वो जो घरों में हमें बिल आता है ना, वो 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर आप उसको जूल में बदलना चाहें कि आपके घर में बिजली का जो बिल है उसमें आपने जूल में देखनी है कि कितने जूल एनर्जी खर्च की है आपके घर वालों ने एक महीने में, तो आपने क्या करना है 3.6 मेगा से उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको जूल में पता चल जाएगा। तो घरों में जो वापड़ा वाले हमें बिल भेज रहे हैं तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी वो 1 यूनिट के बराबर लेते हैं। तो ये बेटे पावर के बारे में था, पावर के यूनिट, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर और रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही है आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।